आदिवासी नेता और विधायक आदरणीय दुर्गा मुर्मू जी मेरे साथ उपस्थित हैं और आज पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक बार फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और आज की यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। देश की राष्ट्रपति वो केवल एक राष्ट्रपति नहीं होती, वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की गार्जियन भी है और राष्ट्रपति हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजनाएं, कोई भी बड़े फैसले बगैर राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं लेते। इसलिए उनको देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और जब भी राष्ट्रपति देश के बाहर दुनिया के अनेक देशों में उनका दौरा रहता है, हम सब लोग देखते हैं बड़े सम्मान के साथ जिस देश में जाती है वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उनको रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। और आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है पश्चिम बंगाल में कि जब देश की राष्ट्रपति बंगाल की बेटी और बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में आती है और प्रोटोकॉल के नाते यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नर और यहाँ की मुख्यमंत्री, प्रोटोकॉल ये कहता है कि उनको मौजूद रहना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं परसों ही जो है गवर्नर साहब का तबादला हुआ है। इसी कारण कल क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे दार्जिलिंग का कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़ा और ये एक संथाल समाज का कार्यक्रम था और पहले से तय था तिथि, इसीलिए आज राष्ट्रपति जी महामहिम सिलीगुड़ी आई थी। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रशासन और पूरी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार नदारद रही, गायब रहे, वो दिखे नहीं। और एक आदिवासी समाज का कार्यक्रम, संथाल समाज का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जब देश की राष्ट्रपति सिलीगुड़ी आई, उनके साथ राजनीति हुई, उनके साथ अपमान हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और सिर्फ ये राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं हुआ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये अपमान हुआ है, बंगाल की जनता का अपमान हुआ है, आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, संथाली समाज का अपमान हुआ है। और टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति जी की बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। टीएमसी ने बहुत बड़ा पाप किया है और आदिवासी समाज, संथाल समाज इस घाव को कभी भूलेगा नहीं, कभी माफ नहीं करेगा। और एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, इससे पहले भी आदिवासी सांसदों को नॉर्थ बंगाल में पीटा गया है और आज जो राष्ट्रपति जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक बात ये स्पष्ट है क्योंकि राष्ट्रपति जी स्वयं आदिवासी समाज से आती है, देश की पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति है, जिनके साधारण परिवार से आती हैं, जिनके संघर्ष, जिनके त्याग से, जिनकी तपस्या से, जिनके सेवा के कारण आज वो इस पोजीशन तक पहुंची है और देश की जो है सर्वोच्च पद पे वो विराजमान है। और उनका अपमान यानी आदिवासी समाज का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान यानी देश का अपमान, राष्ट्रपति जी का अपमान यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान। और एक बार फिर ये टीएमसी ने दिखा दिया है कि वास्तव में टीएमसी यानी आदिवासी विरोधी है, टीएमसी यानी नॉर्थ बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी देश विरोधी है। और आज हमें तो ऐसा लगा कि हम अपने देश में नहीं, कहीं बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आता तो भी शायद इतनी बेइज्जती, इतनी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता जो हमारी देश की राष्ट्रपति, एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति जी के साथ जो आज हुआ है। और आज देखिए, ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि आदिवासी का समाज और फांसीदेवा एक ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल सीट है, वहां पे विधान नगर में यह कार्यक्रम जो है तय होता है
और बहुत लंबे समय के बाद जाकर के प्रशासन परमिशन को डिनाई कर देता है, यानी परमिशन के लिए मना कर देता है और कारण बताता है कि वहां पे जाना आना निकलना कंजस्टेड रहेगा, राष्ट्रपति जी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप सबने देखा, राष्ट्रपति जी स्वयं कार्यक्रम के बाद वहां पहुंचती है, आदिवासी समाज के साथ मिलती है और आधे घंटे के अंदर में 4000 से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बात स्पष्ट पता चल जाता है, प्रशासन और टीएमसी सरकार पूरी तरह इस कार्यक्रम को फेल करने में और राष्ट्रपति जी को बेइज्जत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं प्रशासन और पुलिस के भी सभी अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, कई सारे लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, फरमान आ जाता है, और जब मुख्यमंत्री का फरमान होता है फिर जो है वो प्रशासन हो या पुलिस के लोग हो वो भी लाचार हो जाते हैं। और यही हम सब ने देखा, जहां पे कार्यक्रम होना था उसकी परमिशन नहीं दी और प्रशासन की तरफ से जब देश की राष्ट्रपति आती है तो उनके हिसाब से कोई उपयुक्त जो है व्यवस्था नहीं थी। और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के हमारे संथाल समाज के सीधे साधे लोग थे उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार, उनकी बेइज्जती की गई, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और चाहे मंच हो चाहे ग्रीन रूम हो, वहां पे राष्ट्रपति के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की और दूसरे को वो करने भी नहीं देते। और साथ ही आपने उस मैदान में आपने देखा कितना कचरा भरा हुआ था, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष कार्यक्रम करे तो भी इससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था रहती है। तो ऐसी व्यवस्था, कूड़ा और कचरा वहां पे भरा हुआ था और ये बात स्पष्ट पता चल जाता है कि इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए जो है टीएमसी और यहाँ का प्रशासन लगा हुआ था। लेकिन मैं आभारी हूँ राष्ट्रपति जी का, उसके बावजूद भी जहाँ कार्यक्रम पहले से तय था उस स्थान पे गई, करीब 30 से 40 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा, जाने आने में करीब 70-80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने अपना समय निकाला और जाकर के आदिवासी समाज भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ उन्होंने मिला और वहाँ पे जाकर के उन्होंने पेड़ लगाने का भी काम किया। तो ये सारा कुछ बताता है कि आज जो भी बंगाल में हुआ, जो भी ममता दीदी के नेतृत्व में हुआ और जो कुछ भी टीएमसी और ममता दीदी के कहने के बाद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदिवासी समाज, बंगाल का समाज और देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस घटना को कभी भूलेंगे नहीं। और आज एक बार फिर हमें ऐसा लगा कि शायद टीएमसी ने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बंगाल को शायद बांग्लादेश घोषित कर दिया। ये आज भाव और उस तरह का वातावरण आज बंगाल में एक बार फिर देखने को मिला, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सांसद, क्योंकि मेरे क्षेत्र में आई थी, और एक विधायक क्योंकि उनके क्षेत्र में आई थी, इसकी हम घोर निंदा, घोर विरोध करते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा जो भी लापरवाही हुई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उनको जो है केंद्र सरकार ने आने वाले समय में उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहा था आप बातचीत करेंगे राष्ट्रपति जी से कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन का अंदर इलेक्शन होना चाहिए। आपने क्या कुछ बातचीत किया? अगर किया तो राष्ट्रपति ने जवाब में क्या कहा आपसे? देखिए, वो सब बातें मैं आपको मीडिया के समक्ष नहीं रख सकता, लेकिन ये बात तो उतनी ही सच है। आज जिस तरह का वातावरण पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि आज सवेरे ही आप सब ने सुना, कल्याण बनर्जी जो एक वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, वरिष्ठ लॉयर भी हैं, बीजेपी के टीएमसी के पुराने उनके नेता भी हैं, खुलेआम सीएम के मौजूदगी में वो अगर ये कह सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार जी के उंगली में काट दूंगा, और मैं इस बात को लाइट ही नहीं देता, वो काट भी सकते हैं। और इससे पहले भी उन्होंने बंगाल में नरसंहार किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है, सामान्य नागरिकों को मारा है। और जिस तरह का प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस हमने देखा है वो हमारे समक्ष है। और मैं ऐसा मानता हूं इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और तत्काल इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं, हम भी भारत के नागरिक हैं। जब यहाँ की सरकार काम नहीं कर रही है, संविधान में वो प्रावधान दिया गया है कि 356 लगा करके भी देश की जनता का सुरक्षा
सुनिश्चित करना मुझे लगता है राष्ट्रपति और भारत सरकार का भी ये दायित्व बनता है। जब एक चुना हुआ सांसद ये कह सकता है, जब एक सरकार में बैठे हुए नेता लोग अगर चीफ इलेक्शन कमीशन का उंगली काटने की बात कर सकते हैं, ये कल किसी का मर्डर भी कर लेंगे। तो इसीलिए जो परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल में है, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हम देखना चाहते हैं और लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो प्रभावित होते हैं उनसे चुनाव को प्रक्रिया को जो है बचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, राष्ट्रपति को ये देखना चाहिए और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए, यहाँ लोकतंत्र जीवित रहे, इसके लिए जो है मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होना चाहिए। পার্টি অ্যাপ্রুভ করেगा? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলে গিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি শাসন এখানে আমরা ভাবছি না। তো আপনি যেটা বলছেন এটা কি পার্টি স্ট্যান্ড বা কোনো আলোচনা? देखिए, एक सांसद होने के नाते जो मैं अपनी स्थिति देखता हूँ अपने क्षेत्र में, जो बंगाल में स्थिति देखता हूँ, कौन क्या कहता है नहीं कहता है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है हमारी क्षेत्र की जनता की रक्षा करना, ये हमारा भी दायित्व है। इसलिए हम तो बार बार मांग करेंगे। मैं जानता हूँ केंद्र सरकार बहुत ही संवेदनशील है, और क्योंकि आज केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, मैं ये भी जानता हूँ कांग्रेस होती तो ऐसी सरकार को 10 बार उखाड़ के फेंक चुकी होती। संवेदनशील सरकार है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन सरकार को भी एक स्तर पे आकर के मुझे लगता है इस बारे में मतलब जरूर जो है चिंता करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए ना, अगर देश में चुनाव आयोग जो स्वतंत्र आयोग है उसका मुखिया अगर सुरक्षित नहीं है, उसकी उंगली काटने की बात होती है, राष्ट्रपति के साथ जो है दुर्व्यवहार अपमान होता है, सांसदों को पीटा जाता है, विधायक को कोई नहीं पूछता, तो मुझे लगता है फिर ये 356 आखिर ये काम कब आएगा? दादा, राजू जी, इस आप जगह पे रद्द तोड़ा जाता है। राष्ट्रपति जो शासन चाह रही है, लेकिन आप ही का दल का इस राज्य का प्रेसिडेंट बोल रहा है ये उनका मांग नहीं, ये उनका मुद्दा नहीं है। ये उनकी बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये मेरी बात है। जो मैं स्थिति पश्चिम बंगाल में देखता हूं, अगर पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव चाहते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं अपनी मांग रख सकता हूं, इतना स्वतंत्रता मुझे मिला है। राजू दा, इधर सिलीगुड़ी में या पश्चिम बंगाल में देखा फिलिस्तीन लेके रैली हो रहा है, ईरान लेके रैली हो रहा है, लेकिन इंडिया का प्रेसिडेंट को आने के बाद इधर अपमान हो रहा है। क्या बोलेंगे इस अभी तक ये भारत वर्ष का कोई अंग है ना? तृणमूल ये अनऑफिशियली बांग्लादेश या पाकिस्तान अनाउंस कर दिया। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, अनऑफिशियली जो है टीएमसी इसको ग्रेटर बांग्लादेश मान चुकी है, और 2026 में अगर टीएमसी आई ऑफिशियली इसको ये ग्रेटर बांग्लादेश घोषित भी कर देंगे। और आप देखिए, आज देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको अगर प्रेरणा कहीं मिलती है, उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। आतंकवाद को अगर कहीं जो है प्रेरणा मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है, उस प्रदेश का नाम है ममता दीदी का पश्चिम बंगाल और उनकी सरकार। जब सरकार असामाजिक तत्वों को, देश विरोधी ताकतों को जब प्रोत्साहन देती है, जब उनको मोटिवेशन देती है, तो इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिलता है, और वही आज पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। सर, आपने प्रोटोकॉल की बात की। बंगाल चुनाव से पहले, या यूं समझिए राष्ट्रपति के दौरे के पहले राज्यपाल साहब का इस्तीफा हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार की प्रक्रिया है, और ये निर्णय लेने का काम जो है भारत सरकार के जो भी उनके सुझाव रहते हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति जी लेती हैं। तो मैं अभी सिर्फ जो है एक सांसद हूँ, मुझे लगता है मेरी औकात में रह करके मुझे बात करनी चाहिए, बड़े लोगों की ऊपर मैं कोई बात टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी कलंदरा जी ने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा काट दिया क्या बिहार में किसी का? आपका 50,000 गोरखा वोट काट चुका है, बीजेपी से हट चुका है, आपका जाने का टाइम आ गया। अभी ऐसा है, कल्याण बनर्जी जी को आपको रिप्लाई दिया है। सुनो, कल्याण बनर्जी को दिन में दारू पीने की आदत है, तो जो आदमी दिन में ही दारू पीता है वो नशे में रहता है, होश में नहीं रहता। और उन आज तक के इतिहास में कभी पहाड़ आए हैं? पहाड़ की जो समस्या आपको पता है, पहाड़ में शांत है बोल के आपने शमशान घाट बना रखा है, आपको इसकी जानकारी है? और आप आंकड़े कहां से लेकर के आते हो वकील साहब? मैं आपको बताता हूं आंकड़ा। टीएमसी के लापरवाही के कारण, इनके प्रशासन के लापरवाही के कारण
50,000 से 55,000 जो है वो एडजुडिकेशन में लिस्ट में नाम आया है। ये एडजुडिकेशन में नाम क्यों आया है? समय रहते हुए डीएम ने, बीडीओ ने, एईआरओ ने, एसडीओ ने, प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए एडजुडिकेशन में नाम आया है। और अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट में वो लगभग पूरे नाम आ जाएंगे। और पहाड़ में जो नाम कटे हैं तीनों विधानसभा में, वो 50,000, मुझे लगता है एक जीरो जो है वो गायब एक्स्ट्रा बोल गए। 5,200 के करीब जो है वहां पे वोट कटे हैं, डिलीट हुए हैं। और उसमें भी ज्यादातर जो वोट कटे हैं वो जो है प्रशासन की लापरवाही के कारण है। और कल भी मैंने जो है प्रेस के माध्यम से, मैं आपको भी अभी पढ़ के सुनाता हूं, कुछ आंकड़े मेरे पास है। कालिंगपुंग में एक बीएलओ है कृष्ण भट्टराई, मैं वोटर का नाम नहीं बताऊंगा, गुरुंग समाज से आती है, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद भी डिलीट में आया। ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है। दूसरा, करशेंग से भास्कर छेत्री मिरिक ब्लॉक के वो बीएलओ हैं। और राई समाज से आती है एक बहन, उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑल करेक्टेड एंड नेम इज लिस्टेड इन 2002 वोटर लिस्ट, 2002 में नाम भी है, डॉक्यूमेंट भी दे दिए, फिर भी नाम कटा है। जिम्मेदारी कौन लेगा? और मेरे पास 40 लोगों का आंकड़ा है। और इन सब समस्याओं को लेकर के पश्चिम बंगाल के सीईओ से भी मेरी बात हुई। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जो एडजुडिकेशन में है शायद उनके तो सारे नाम आ जाएंगे, और डिलीटेड है उसमें लगभग आधे प्रशासन के गलती के कारण है। और इसमें भी जो है जो एक प्रावधान है ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत, कि मान लीजिए किसी प्रशासन ने गलती के कारण आपका नाम डिलीट हुआ है तो आप डीएम को अपील फाइल कर सकते हो। फॉर्म 6 है वो तो लेकिन नई तरीके से भरा जाएगा, नया वोटर लिस्ट बनेगा, लेकिन फॉर्म 6 के अलावा भी आप जो है अपनी अपील डीएम को फाइल कर सकते हो। फिर भी डीएम उसके अंदर में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप पश्चिम बंगाल सीओ को अपना अपील फाइल कर सकते हो, वो दरवाजे भी खुले हुए हैं। सो मैं फिर कहना चाहता हूं, कल्याण बनर्जी दिन में दारू पीते हैं, होश में नहीं रहते। ये 50,000 का आंकड़ा गलत है, 5,200 वोट ही कटे हैं। राजू जी, एक बात, इलेक्शन आने से एक बात होती है कि राजवंशी लोग, जो कामतापुरी लोग अलग राज्य का मांग करता है, हिल्स में अलग राज्य का मांग करता है कि किसको देंगे अलग राज्य। तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? भारत का नागरिक सबके लिए समान है। और भारत का संविधान ये भी कहता है मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकता हूँ, इतना फ्रीडम है। अभी ममता दीदी का राज बंगाल में मैं समझता हूँ, पूरे भारत में नहीं है। और इसीलिए हम सकते हैं, वो गोरफा भी कर सकते हैं, अन्य समाज के लोग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे किसी के पेट में जो है दर्द नहीं होना चाहिए। बंगाल सरकार ने बजट जो पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता जो है अगस्त महीने से लागू होगा, लेकिन अब खबर आई है कि 8 तारीख बंगाल सरकार का बेरोजगारी भत्ता 1,500 रुपया वो बोलेंगे चुनाव के बाद देंगे, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए जब ये बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा गया उससे पहले जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो है यूथ के अंदर में टीएमसी सरकार कहती थी 5% से कम है। 85 लाख लोग अभी तक भर चुके हैं फॉर्म, इसका मतलब 13.5% होता है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ऑलरेडी 13.5%, तो ये तो प्रमाणित हो चुका है। और दूसरी बात, ये 1,500 कुछ नहीं देंगे, इनको ही पता है चुनाव के बाद इनको जाना है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का ये वादा है। देखो आज हमारे स्वाभिमान युवा जो कम से कम 3, 4, 5 लाख रुपया खर्च करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो क्या अपना 1,500 रुपये महीने में उसका गुजारा हो जाएगा? उसका सम्मान वापस मिल जाएगा उसको? पिछले 7 साल के अंदर में 22,000 कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हुई है पश्चिम बंगाल में। पिछले 6 साल के अंदर में 6,600 कॉर्पोरेट हाउस अपना ऑफिस बदल करके दूसरे प्रांतों में जा चुके हैं। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, 22,000 की जगह जो है 44,000 नए कारखाने लगाएंगे। और जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस बाहर गए हैं, हम सबको इंसेंटिव के माध्यम से हम उनको वो व्यवस्था देंगे, हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देंगे। सारी कंपनियां वापस आकर के बंगाल में, जो किसी समय देश जब आजाद हुआ जो है बंगाल का हिस्सेदारी 30% होता था, आज वो करीब करीब 3% रह गया है। उसी दौर पे बंगाल को लेने की चेष्टा करेंगे और हमारे युवाओं को यहाँ से दूसरे शहर में पलायन करके जा करके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि
देखिए, जब युवा जाता है एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गांव समाज खाली हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जवान बेटा बाहर जाता है और उसके बदले में गांव समाज में कौन घुस रहा है? घुसपैठी और रोहिंग्या घुस रहे हैं। और ये बहुत फॉर्मल तरीके से टीएमसी इस काम को करा रही है। हम होने नहीं देंगे और 2026 में इनका जाना तय है। और उसके बाद जो भी बंगाल के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, नॉर्थ बंगाल के हित में होगा, वो हम अवश्य करेंगे। परिवर्तन यात्रा जो चल रही है उसमें लगातार हमले भी हो रहे हैं, ऐसे भी खबरें आई है, तो उन्हें लेकर क्या कहेंगे? देखिए, परिवर्तन यात्रा में हमले होंगे, वो मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ पुलिस और प्रशासन तो टीएमसी के इशारे पे चलती है। यहाँ पुलिस थोड़ी ना है, वो तो टीएमसी का सीनियर कैडर है। तो मेरा ये कहना है, ये परिवर्तन यात्रा जनता की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कमीशन के खिलाफ, युवा जो बेरोजगार है उसको नौकरी देने के लिए, चाय बगान जो बंद है उसका स्वाभिमान वापस लाने के लिए, और जो चाय बगान में मिनिमम वेज नहीं मिलता, जो नया कानून भारत सरकार ने बनाया उसको लागू करने के लिए, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए, और इस भ्रष्टाचारी कमीशन खोर जो है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आज दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का। मैं तो कहता हूं भैया, वामपंथ सीपीएम वाले इससे अच्छे थे, ये तो उनके भी 4 गुना बड़े निकले, क्योंकि 35 साल उनका शासन में थे, और पश्चिम बंगाल का कर्जा 1,90,000 करोड़ था, और 15 साल के इनके कार्यकाल में 8 लाख करोड़ हो गया, और इनका 3.5 लाख करोड़ का साल का बजट रहता है। हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए मार्केट से पैसा बोरो करते हैं। हर साल 3.5 लाख करोड़ के बजट में 55,000 करोड़ रुपया वो जो पैसा बोरो किया उसका ब्याज देने में वापस चला जाता है। तो ऐसी स्थिति बंगाल की है। ये मैं जो आंकड़े बोल रहा हूँ, ये सही आंकड़े बोल रहा हूँ, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कल्याण बनर्जी नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन में दारू नहीं पीता, वैसे रात में भी नहीं पीता। ठीक है, खत्म कर। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।